हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखने वाले हैं जीवन परिचय सूरदास जी का। हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है क्लास 10th के हिंदी को, और हिंदी पद्य को हम काफ़ी ज़्यादा आसानी से हम समझने और देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग फटाफट से इसका शुरुआत करते हैं और देखते हैं जीवन परिचय सूरदास जी का। तो सूरदास जी का जीवन परिचय, सबसे पहले इसको हम संक्षिप्त में लिखना हम एक बार समझेंगे कैसे कैसे संक्षिप्त में इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर इसकी पूरी यह नियम है। देखिए, इनका जो जन्म है यहाँ पर एक बार हम लोगों ने यहाँ पर सबसे शॉर्ट में लिख दिया है। इनका जन्म 1478 को हुआ था और जन्म स्थान इनका रुनुक्ता नामक स्थान माना जाता है। हालांकि यह दिल्ली के सीही नामक एक और स्थान पे ये माना जाता है। इनके जन्म के स्थान में मतभेद हैं, इनके जन्म के स्थान में अनेक मतभेद हैं, लेकिन हम अभी उन सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे। इनके पिता का नाम रामदास था तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी यह 1883 में हुई थी। इनकी जो भाषा थी, बोली थी, वह ब्रज थी। और इनकी हम फिर इसके बाद हम कुछ रचनाओं को भी देखने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो अष्टछाप के, देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनुक्ता नामक गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? रुनुक्ता नामक गांव में हुआ। रुनुक्ता नामक गांव में ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के सीही नामक स्थान पे मानते हैं। आपको दो नाम याद रखने हैं, एक दिल्ली का सीही नामक स्थान, दूसरा रुनुक्ता। यह स्थान, यह आपको यह दो नाम यहाँ पर याद रखने हैं। और आपको काफ़ी खूबसूरती से अपने एग्जाम में, जब भी आपका एग्जाम बोर्ड वाला होने लगे, आपको वहाँ पर दोनों नाम वहाँ पर मेंशन करना होगा, क्योंकि नाम ये भी तक ये कन्फर्म नहीं है, नाम बिल्कुल कन्फर्म नहीं है, इनके बारे में मतभेद है। इसके साथ साथ ये जन्म से अंधे थे या नहीं थे, इस बारे में भी अनेक मतभेद हैं। इस बारे में भी अनेक मतभेद है। मतलब कुछ लोग इनका जन्म मानते थे कि हाँ ये जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते थे नहीं ये जन्म से अंधे नहीं थे। तो इसमें भी कुछ कुछ कन्फ्यूजन है। और इसके बारे में आगे चलते हैं कि सूरदास जी बचपन से अपना घर छोड़कर, इन्होंने बचपन में अपना घर छोड़ दिया था और ये गऊ घाट में रहने लगे थे। कहाँ पर? ये गऊ घाट में रहने लगे थे। वहाँ पर ये रहकर करते क्या थे? वहाँ पर यह विनय के पद गाया करते थे। क्या करते थे? वो विनय के पद गाया करते थे। किसके पद? विनय के पद गाया करते थे। ये सब पॉइंट मैं जो रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि ये सारी चीज़ आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाएं। तो एक बार वल्लभाचार्य, कौन? वल्लभाचार्य क्या हुए? यह रुके कहाँ? कहाँ? ये गऊ के घाट में यह रुके। तो उस समय सूरदास जी ने खुद से लिखी हुई एक पद गाकर इनको सुनाया। किसको? वल्लभाचार्य को एक लिखी हुई खुद से इन्होंने स्वयं इन्होंने लिखा था। तो ये जो इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी थी उसको उन्होंने खुद गाकर सुनाया। तो गाकर सुनाने के बाद क्या हुआ? यह लीला का, यह कृष्ण लीला का ज्ञान इन्होंने करने का सुझाव दिया। इन्होंने सुझाव दिया कि यह कृष्ण लीला का ज्ञान भी, मतलब यह गान भी करें। तब से सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए और कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। कृष्ण की लीलाओं का ये गान करने, मतलब ये चारों तरफ इनके जो कृष्ण की जो बाल्यकाल की जो भी देखिए सारी चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। इन्होंने क्या क्या गान किया था, तो इन्होंने क्या किया? कृष्ण जी के बचपन से लेकर पूरे जीवन का इन्होंने गान किया काफ़ी अच्छे तरीके से। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं इसके आगे तो वल्लभाचार्य के पुत्र कौन? विट्ठल नाथ ने सूरदास सहित 8 कृष्ण कवि भक्तियों का संगठन किया, और जिसमें इनको सूरदास जी को, किसको? सूरदास जी को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ कवि उसमें से इन्होंने उसको बनाया। मतलब ये उसमें से अध्यक्ष थे, उस कमेटी के ये अध्यक्ष थे। और इसका संगठन किसने किया था? ये विट्ठल नाथ ने किया था। किसने किया था? विट्ठल नाथ ने किया था। और इनकी जो मृत्यु थी यह गोवर्धन के पास पारसोली ग्राम में हुई। कब हुई? 1583 ईस्वी को हुई। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इनकी हम लोग रचनाएं देख लेते हैं फटाफट से। तो इनकी कुल 3 तो इनकी कुल 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। तो यह तीनों रचनाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको तीनों रचनाओं का पूरा नाम काफ़ी अच्छे से याद रख लेना है। और साथ साथ इसका पूरा ये जो PDF है, ये PDF ही आपको मिल जाने वाला है। आपको बस इस नंबर पे मैसेज कर देना है, आपको ये PDF मिल जाने वाला है। आपको यहाँ पर मैसेज करने के बाद इस नंबर पे अपना नाम और अपना क्लास आपको वहाँ पर मेंशन कर देना है। मेंशन करते ही आपको ये PDF मिल जाने वाला है। कुछ अमाउंट ऑफ रुपीज़ शायद 5 रुपये आपको इसका पे करना पड़ेगा।
आप जैसे ही पे करेंगे, पे करते ही आपको यह पूरा PDF मिल जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं। तो स्टूडेंट अब इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में हम लोग समझ रहे होंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।